हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट को कंटिन्यू रखेंगे। आज का हमारा जो वीडियो सेशन होगा ये वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम 2 और लेसन उसके 9 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ वर्ड काफी फॉर्मल भी हैं। फॉर्मल वर्ड कहने का तात्पर्य वैसे वर्ड से है जिसका हम बोलचाल में कम यूज करते हैं। हालांकि वो चीज आपको लेखन में देखने को मिलता है। देखिए, वर्ड की दो कैटेगरी आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको रिटेन टेक्स्ट में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे और इनफॉर्मल का बोलचाल में हम ज्यादा यूज करते हैं। इसमें सिर्फ दो वर्ड है जिसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि उसका जो यूज है वो साइंस के फील्ड में ज्यादा है और इंग्लिश से उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो आज हम लोग टोटल 18 वर्ड्स को हम लोग करने जा रहे हैं। इस 20 वर्ड में जो कि चैप्टर जो 20 वर्ड से बना हुआ है, इसमें हम लोग 18 वर्ड्स को करने जाएंगे जो कि आपकी एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारा जो सबसे पहला इस चैप्टर का जो वर्ड है वह एडवर्सिटी। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडवर्सिटी की ओर। एडवर्सिटी पार्ट ऑफ स्पीच में क्या, पहले पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी हमें जरूरी है। अगर आप किसी वर्ड को सिर्फ जानते हैं लेकिन आप उसका पार्ट ऑफ स्पीच नहीं जानते हैं कि नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, तो आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकती है। अतः किसी वर्ड के अर्थ को जानने से पहले उसका पार्ट ऑफ स्पीच का जानकारी जरूरी है। इसका बहुत ज्यादा यूज है। चलिए, एडवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? अगर हिंदी में बात करें तो एडवर्सिटी का अर्थ होता है मुसीबत, आफत, संकट। ठीक है ना, ये एडवर्सिटी का अर्थ हुआ। चलिए, तो इसका अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी हम लिख सकते हैं मुसीबत, आफत, ठीक है ना, विपत्ति। ये सब इसके हिंदी हैं, सब एक ही अर्थ रखते हैं, शब्द अलग अलग हैं। चलिए, अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, इसके थोड़ा सा सिनोनिम्स को थोड़ा सा चेक कर लिया जाए। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, मतलब आफत कहना है, मुसीबत कहना है, तो हमारे पास और क्या क्या वर्ड्स हैं। तो इसका सबसे जो नजदीक जो सिनोनिम्स होगा वो होगा मिसफॉर्चून। इसका जो सबसे नजदीक जो सिनोनिम्स होगा वो होगा मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब दुर्भाग्य, आफत, संकट। ठीक है ना। चलिए, डिस्ट्रेस, इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो डिस्ट्रेस। ठीक है ना। चलिए, अगर सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें, एडवर्सिटी का सिंपल साइन लिखें तो इसको लिखेंगे बैड लक। ठीक है ना, बैड लक मतलब होता है दुर्भाग्य, है ना, खराब लक को बैड लक कहते हैं। चलिए, इसके अगर हम तोड़ के लिखें, अगर इसको हम तोड़ के लिखें, है ना, एडवर्सिटी के एक्सप्लेनेशन के तौर पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना, किसी तरह के डिफिकल्ट सिचुएशन को हम लोग एडवर्सिटी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा इसका ये एक्सप्लेनेशन हो गया और ऊपर वाले वर्ड से सिनोनिम्स हो गया। चलिए, अब इसके एंटोनिम्स पर बात कर लेते हैं। इस एडवर्सिटी का एंटोनिम्स क्या होने वाला है। चलिए, आफत, मुसीबत या संकट का अपोजिट क्या होगा, खुशहाली। ठीक है ना, अच्छा समय। चलिए, इसका जो अगर हम एंटो के बारे में बात करें तो एडवर्सिटी का एंटो होगा ना, बहुत अच्छा वर्ड है, प्रॉस्पेरिटी, है ना, बहुत अच्छा एंटो वर्ड है प्रॉस्पेरिटी। देखिए, किसी व्यक्ति की प्रॉस्पेरिटी, किसी जगह की प्रॉस्पेरिटी, उसकी संपन्नता होती है, खुशहाली होती है। तो चलिए, इसको अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इसका हिंदी होगा खुशहाली। चलिए, अब हम इसे एक सेंटेंस से एडवर्सिटी का यूज को देखेंगे कि वाक्य में हम कैसे इसका यूज करेंगे। चलिए, हमको कहना है कि संकट के बावजूद, ठीक है ना, उसने अपने मतलब कहने का मतलब कि मुसीबत के बावजूद, विपत्ति के बावजूद उसने अपने धैर्य, है ना, साहस को नहीं खोया। हम कैसे कहना है, ठीक है ना, हमको कहना है कि जैसे हमको कहना है कि आफत या मुसीबत, हमको कुछ भी हम लिख सकते हैं, मुसीबत के बावजूद, मुसीबत के बावजूद, ठीक है ना। चलिए, उसने अपने साहस को नहीं खोया, साहस को नहीं खोया। हमको कोई ऐसा बात कहना है। ठीक है ना। चलिए, मुसीबत के बावजूद उसने अपने साहस को नहीं खोया। पहले सबसे पहले उठाएंगे कि उसने अपने साहस को नहीं खोया। ये सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से। चलिए, ही डिडंट, चलिए, उसने अपने साहस को नहीं खोया। ही डिडंट लूज, लूज मतलब खो देना। चलिए, हिज करेज, ठीक है ना, साहस के लिए वर्ड है करेज। चलिए, इवन, चलिए, इन द फेस ऑफ, चलिए, अब क्या मुसीबत के लिए क्या वर्ड हम एडवर्सिटी लिख सकते हैं, मिसफॉर्चून लिख सकते हैं। एडवर्सिटी बहुत बढ़िया वर्ड है। इन द फेस ऑफ क्या लिखना चाहिए, एडवर्सिटी। चलिए, तो ये हमारा ये इंग्लिश इसका हो गया। देखिए, हम एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम आपको कोई ट्रांसलेशन नहीं सिखला रहे हैं। आप कहिएगा सर के बावजूद के लिए तो इन स्पाइट ऑफ होता है,
होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट होता है, फॉर ऑल होता है, और भी कई तरह के एक्सप्रेशंस हैं के बावजूद कहने के लिए। लेकिन इस चीज को हम अंग्रेजी में अगर कहें तो हम किस तरह से कह सकते हैं? हम ट्रांसलेशन बनाने के बजाय हम उसी चीज को दूसरे शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं। तो हमारा ये भी वाक्य यही बात कर रहा है जो कि ऊपर में वो बातें हैं। तो चलिए हम पूरे वाक्य को किस तरह से पढ़ेंगे? ही डिडंट लूज हिज करेज, करेज मतलब साहस, इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि मुसीबत की स्थिति में भी, है ना, आप ऐसे ही इसको समझिए, मुसीबत की स्थिति में भी, है ना, यहाँ हिंदी कुछ और निकल रहा है, ऊपर में हिंदी कुछ और है लेकिन भाव सेम है। चलिए वर्ड नंबर 2 में हम लोग आते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा सेकंड क्या है। वर्ड नंबर हमारा सेकंड है अफेबल। वर्ड नंबर हमारा सेकंड है अफेबल। देखिए अफेबल का मतलब क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति अफेबल है तो वो बड़ा सॉफ्ट बोलता है ना, उससे बातचीत करने में आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट बोलने वाला आदमी है ना, रूखा नहीं बोलता है, किसी को कड़वा नहीं बोलता है। तो अफेबल पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है ना। इसको मृद, इसको कहते हैं मृदभाषी, जो कड़वा ना बोले, है ना। इसको अगर सरल भाषा में समझना है तो आप समझ सकते हैं सुशील। सुशील कौन होते हैं? जो सॉफ्ट बोलते हैं, जो किसी को कड़वा वचन नहीं बोलते हैं। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? चलिए तो ऐसे लोग फ्रेंडली किस्म के होते हैं, मित्रवत होते हैं, ठीक है ना, ऐसे लोग फ्रेंडली होते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है कंजेनियल। कंजेनियल का भी मतलब होता है जो कि फ्रेंडली टाइप का हो, ठीक है ना। एमायबल, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है ना। ये बात कहने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, एमायबल। चलिए अब इसको तोड़ के अगर लिखे तो तोड़ के लिखने वाले में हम क्या लिखेंगे? प्लीजेंट टू टॉक। अगर इसको अगर तोड़ के लिखें तो कैसे लिखेंगे? प्लीजेंट टू टॉक, जिससे बातचीत करना सुखद लगे। चलिए तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मृदभाषी सुशील, ठीक है ना। चलिए अब इसका एंटो क्या हो जाएगा? इसके एंटो पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमको कहना है कि सुशील का उल्टा, तो ऐसे लोग कौन होते? अनफ्रेंडली होते, जो मित्रवत ना हो या बहुत कम बोलेंगे, है ना, थोड़ा सा रूखा टाइप में वो बोलेंगे। तो इसको कैसे, इसका एंटो हो जाएगा अनफ्रेंडली। फ्रेंडली का एंटो क्या हो जाएगा? अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली का तात्पर्य किससे है? जो मित्रवत ना हो, है ना, जो मित्रवत ना हो, जिसमें मित्रता वाली बात ना हो, ठीक है ना, ये थोड़ा कड़वा बोलेगा। इसका दूसरा हम एंटोनिम्स लिख सकते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट कौन होते हैं? वो ज्यादा नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, अल्पभाषी होते हैं। और जो कि अफेबल होता है ना, वो बहुत बोलेगा, प्लीजेंटली बोलेगा वो, ठीक है ना। चलिए अल्पभाषी, तो चलिए जो अल्प भाषा में बोले, जो अल्प बोले, उसको रेटिसेंट कहते हैं। चलिए हमको कहना है कि वो एक सुशील युवा व्यक्ति है ना, हमको कहना है कि वो एक सुशील युवा व्यक्ति है। देखते हैं कि इसको हम कैसे कहेंगे। वह एक सुशील, ठीक है ना, युवा व्यक्ति है, युवा व्यक्ति है। चलिए इसको हमको सरल भाषा में कैसे लिखेंगे? ही इज, है ना, ही इज एन अफेबल। चलिए अफेबल का इस्तेमाल करना सुशील के लिए, हालांकि आप ये सभी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन अफेबल इज द बेस्ट। ही इज एन अफेबल, है ना, यंग मैन। ही इज एन अफेबल यंग मैन, वो एक, है ना, सुशील युवा व्यक्ति है। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 3 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि हमारा थर्ड वर्ड क्या है। चलिए हम लोग थर्ड वर्ड को देखते हैं। तो अमेंड्स, अमेंड्स का मतलब क्या होता है? देखिए अमेंड्स जो है ना, पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है, लेकिन देखिए अमेंड्स तो नाउन है ना, लेकिन इसका यूज कैसे होता है? इसका यूज इस तरह से नहीं होता है जिस तरह की लिखा है। इसका यूज इस तरह से होता है मेक अमेंड्स। इसका यूज इस तरह से होता है मेक अमेंड्स, यानी कि हम लोग अमेंड्स नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेक अमेंड्स। मेक अमेंड्स का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई चीज को मेक अमेंड्स करते हैं, अर्थात आप उसकी भरपाई करते हैं, नुकसान की भरपाई करते हैं, हर्जाना भरते हैं, एक तरह से क्षति की पूर्ति करते हैं। तो इसका अगर हिंदी की बात करें सरल शब्दों में, तो क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना, ठीक है ना, नुकसान का पूरा करना। क्षतिपूर्ति करने का मतलब यह है हर्जाना भरना, एक तरह से ये हो गया हर्जाना भरना। मेक, हालांकि देखिए अगर हम सच कहें तो मेक अमेंड्स का यूज ज्यादा नहीं होता है, किताब में तो ये वर्ड्स जरूर है, लेकिन ये ज्यादा यूज का वर्ड नहीं है। ज्यादा यूज क्या होता है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं जिसका ज्यादा यूज होता है। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंपेंसेट, बहुत टॉप क्लास का वर्ड। ये कंपेंसेट पढ़िए, ये टॉप क्लास का वर्ड है, ठीक है ना। और कंपेंसेट के साथ प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल होगा? फॉर, है ना। ये प्लस 4 का मतलब क्या है कि कंपेंसेट का अगर हम वाक्य बनाते हैं कंपेंसेट से, और हिंदी वाक्यों में से लिए, तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन क्या है? वो 4 है। चलिए इसके बाद एक और फ्रेजल वर्ब है मेकअप फॉर। मेकअप फॉर का भी अर्थ होता है हर्जाना भरना, क्षति पूर्ति करना, भरपाई करना। इसका एक और हिंदी हम लिख सकते हैं भरपाई करना। चलिए अब इसका कोई एंटो तो है नहीं, भरपाई करने का उल्टा तो आप कुछ कह नहीं सकते। चलिए इसे एक सेंटेंस बनाया जाए, देखते हैं इसका सेंटेंस कैसे डील होगा। कहना है मैं तुम्हारे
नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता हूं, नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता हूं, यानी कि जो तुम्हारा नुकसान हुआ है उसकी मैं भरपाई नहीं कर सकता हूं। देखिए अभी मैंने थोड़े देर पहले क्या कहा, मैं कमेंट्स का भी मतलब होता है हर्जाना भरना, क्षतिपूर्ति करना, भरपाई करना, लेकिन इस वर्ड का ना ज्यादा यूज नहीं है, ये ज्यादा चर्चित वर्ड नहीं है, ये आपको ज्यादा बार देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादा बार देखने को मिलेगा कॉम्पेंसेट, ज्यादा बार देखने को मिलेगा मेकअप फॉर, तो हमें इसके यूज की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम कॉम्पेंसेट से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, आई कांट कॉम्पेंसेट, आई कांट कॉम्पेंसेट। चलिए आप देखिए अब यहां पर है ना नुकसान की, तो यहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, चलिए फॉर, ठीक है ना, आई कांट कॉम्पेंसेट फॉर योर लॉस, आई कांट कॉम्पेंसेट फॉर योर लॉस। चलिए ये वर्ड नंबर हमारा थर्ड था, वर्ड नंबर हम लोग 4 की तरफ मूव करते हैं, अतः हमारा ये वर्ड नंबर क्लियर हो गया है। तो हम लोग मेक अमेंड्स पढ़ेंगे, अमेंड्स नहीं पढ़ेंगे। अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर अमेंड्स का क्या अर्थ है, आप अमेंड्स की ओर मत जाइए, आप जाइए मेक अमेंड्स की ओर जाइए। यूज इसका है, अगर है तो यूज इसका है। अमेंड्स का कभी भी हम यूज करेंगे तो मेक लगा कर करेंगे, ठीक है ना। चलिए और मेक अमेंड्स का मतलब होता है भरपाई करना। वर्ड नंबर 5 की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं, ये वर्ड नंबर हमारा 3 था, सॉरी, वर्ड नंबर हम लोग 4 की तरफ मूव कर रहे हैं, और वर्ड नंबर 4 है हमारा कॉन्स्टर्नेशन। वर्ड नंबर 4 है कॉन्स्टर्नेशन। देखिए कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है घोर निराशा, घोर दुख, कोई चीज आपको दुख दे दिया, निराशा दे दिया, वो चीज आपके लिए क्या है, वो कॉन्स्टर्नेशन है। तो कॉन्स्टर्नेशन का अगर सिंपल अगर हिंदी कहें तो निराशा दुख का जो भाव होता है ना, ये होता है आपका कॉन्स्टर्नेशन होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, इसका सिनोनिम्स देख लिया जाए। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका डिस्मे, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया है। डिस्मे का मतलब निराशा, ठीक है ना। चलिए डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब दिक्कत, आफत। चलिए डिस्ट्रेस एक कॉमन वर्ड है, इसको तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए फीलिंग ऑफ शॉक या वरी, ए फीलिंग ऑफ शॉक या वरी, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है निराशा भरी जो भावना होती है, दुख भरी जो भावना होती है, वो आपका कॉन्स्टर्नेशन है, ठीक है ना। चलिए अब कॉन्स्टर्नेशन का देखिए, इसमें क्या आपको व्याकुल, आप व्याकुल रहेंगे, आपको शौक का भावना रहेगा, ठीक है ना। एक इसका साइनो अलार्म हो सकता है, इसका एक और साइनो अलार्म हो सकता है। अलार्म का मतलब ये होता है ना कि अब आपको शौक लग गया है एक तरह से, ठीक है ना। तो जो अलार्म मतलब कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या है, आप मतलब व्याकुल है एकदम, आप निराश हो गए हैं, आप में शौक की भावना आ गई है। चलिए इसका एंटो क्या बनेगा, इसका एंटो बनेगा कंपोजर, संयम, शांत, है ना। इसका कंपोजर का ये जो हिंदी क्या होगा, शांत संयम, आप में किसी तरह का व्याकुलता नहीं है, शांत संयम को हम कहते हैं कंपोजर। चलिए देखिए आज भारतीय राजनीति में क्या हो रहा है, आज भारतीय राजनीति में मोदी साहब के बारे में मैं बात करूं तो मोदी साहब एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर कर आए हैं, एक विश्व नेता के तौर पर। ये भारत के ये सिर्फ नेता नहीं है ना, विश्व इनसे बहुत अपेक्षा रखता है। और ये बात जो है ना मोदी विरोधियों के लिए, जो मोदी के जो आलोचक है उनके लिए बड़ा निराशा की बात है, वो उनके लिए बड़ा दुख की बात है कि मोदी साहब जो है वो एक मतलब वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरे हैं। चलिए हमको यही बात कहना है, सच्चाई से क्या मतलब है, पहले सेंटेंस देख लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। अगर यही बात लिखना होगा तो मच टू द consternation of his critics आलोचक, much to the consternation of his critics, Mr. Modi has emerged, ठीक है ना, Mr. Modi has emerged as a global leader, चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, देखिए ये, चलिए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं, इस पूरे चीज को फिर से समझ लेते हैं। मस्ट टू द कंस्टर्नेशन, कंस्टर्नेशन का अर्थ क्या हम लोगों ने पढ़ा है, निराशा, दुख, है ना, कि भरी भावना। चलिए ऑफ हिज क्रिटिक्स, ये हिज मिस्टर मोदी के लिए है ना, और क्रिटिक्स का मतलब आलोचक। इसका हिंदी क्या होगा कि मिस्टर मोदी के आलोचक के लिए ये एक मतलब कि दुख भरी बात है, एक निराशा भरी बात है कि मिस्टर मोदी जो है ना वो एक वैश्विक नेता के तौर पर उभरे हैं, ठीक है ना। इमर्ज का मतलब होता है उभरना, इमर्ज का मतलब होता है उभरना, तो ये हमारा कॉन्स्टर्नेशन का यूज रहा। चलिए हम लोग वर्ड नंबर, ये वर्ड नंबर हमारा 4 था, वर्ड नंबर हम लोग 5 की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 5 क्या है। चलिए वर्ड नंबर हमारा 5 है कस्टडी। देखिए कस्टडी क्या होता है, एक पुलिसिया कस्टडी होता है जिसको हम लोग समझते हैं, और एक कस्टडी का मतलब होता है संरक्षण। खासतौर पर जब पेरेंट्स, जब किसी बच्चे का पेरेंट्स में जब डिवोर्स होता है
तो बच्चे जिसके अधीन रहता है ना उसको कस्टडी कहते हैं, संरक्षण आप उसको कहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कपल में दंपत्ति में ना डिवोर्स हो गया, अब उनका एक बच्चा भी है, तो आमतौर पर बच्चा मदर के पास रहता है, ऐसा लीगल उसका राइट भी है कि वो मदर के पास रहे। तो जो कोर्ट है ना वो किसको अवार्ड करेगा, वो कस्टडी किसको अवार्ड करेगा, मदर को अवार्ड करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मदर और फादर दोनों अक्षम है बच्चे को रखने में, तो फिर वो कस्टडी किसके कस्टडी में जाएगा, दादा दादी के कस्टडी में जाएगा, नियर रिलेटिव उनके जो अंकल होंगे उनके कस्टडी में जाएगा। तो कस्टडी का मतलब होता है संरक्षण, आप ऐसे समझिए, केयर, गार्जियनशिप। अगर ना इसको अगर सिंपल अगर भाषा में कहें तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, पहले इसका हिंदी चलते हैं, संरक्षण है ना, संरक्षण आप या बचाव, आप इसको ऐसे समझिए। चलिए अब इसका साइनो करना है हमें, तो साइनो क्या हो जाएगा, कस्टडी का साइनो क्या हो जाएगा, केयर है ना, गार्जियनशिप, गार्जियनशिप, प्रोटेक्शन, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए प्रोटेक्शन, चलिए तो ये हमारा कस्टडी रहा। वर्ड नंबर हम लोग 6 की ओर मूव करते देखते हैं कि हमारा छठा वर्ड क्या है। देखिए एक बहुत बढ़िया वर्ड है डीमर। डीमर का मतलब क्या होता है, डीमर का मतलब होता है विरोध, डीमर का मतलब होता है विरोध। डीमर देखिए, डीमर वर्ब भी है और डीमर नाउन भी है, डीमर वर्ब भी है और डीमर नाउन भी है, पहले आप ऐसा समझिए। तो डीमर को हम यहाँ नाउन के रूप में देख रहे हैं। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्जेक्शन, प्रोटेस्ट, ठीक है ना। चलिए ऑब्जेक्शन, प्रोटेस्ट, चलिए कंप्लेंट, इसके सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए डीमर का हिंदी क्या निकलेगा, डीमर का हिंदी होगा विरोध। चलिए लेकिन देखिए डीमर का यूज कैसे होता है, ये तो साइनो हो गया, हिंदी हो गया। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम आपको ये सारी बातें दे रहे हैं साइनो एंटो की दृष्टि के लिए नहीं। हम वर्ड का यूज कैसे करेंगे, हमको इसके तरफ जाना होगा। साइनो एंटो से तो पूरा आपको मार्केट भरे हैं ऐसे किताबों से, केवल साइनो और एंटो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन यूज समझना ही सबसे बड़ी बात है। तब आपको समझ में आएगा कि हम इस डीमर का यूज कैसे करेंगे, और जब आप यूज समझिएगा तभी आपको याद रहने वाला है। ऐसे तो आप पढ़ते रहिए, भूलते रहिएगा, सिलसिला जारी रहेगा, पढ़ने और भूलने का सिलसिला जारी रहेगा। आपको उसके यूजेस की तरफ जाना होगा। केवल साइनो एंटो पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको यूज की तरफ जाना होगा, और वही यूज आपको वर्ड समझने में, वाक्य को समझने में मदद करेगा। चलिए अब हमको यहाँ करना है कि उसने कोई रूलिंग आया, कोई सरकारी आदेश आया, सरकारी आदेश को तो मानना है लेकिन बिना विरोध किए। चलिए तो यूज कैसे होता है, ये डीमर का यूज कैसे होता है, विदाउट डीमर। देखिए ये यूज है इसका, ये इसका यूज है, मतलब बिना विरोध किए। अगर विदाउट डीमर का अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी क्या होता है, बिना विरोध किए। आपको विरोध नहीं करना है ना, बस ये इसका यूज है। आप कहिएगा कि सर आप डीमर से 5 सेंटेंस बनाइए, पांचों हम इसी तरह से बनाएंगे विदाउट डीमर। चलिए अब हमको कहना है, जैसे कि एक सेंटेंस देखा जाए है ना, दे एक्सेप्टेड द रूलिंग, दे एक्सेप्टेड द, ठीक है ना, दे एक्सेप्टेड द रूलिंग विदाउट डीमर, है ना, विदाउट डीमर। इसका हिंदी क्या निकलेगा, देखिए रूलिंग का मतलब क्या होता है ना, देखिए कोई जो ऑफिशियल जो आदेश होता है ना, ऑफिशियल जो निर्णय होता है, आधिकारिक निर्णय होता है ना, उसको हम लोग रूलिंग कहते हैं। तो इसको आप ऐसा समझिए, आधिकारिक जो निर्णय होता है, तो उनको निर्णय मानना पड़ा है ना, उन लोगों को निर्णय मानना पड़ा, जो डिसीजन लिया गया उसको मानना पड़ा, और वो भी बिना विरोध किए। तो ये डीमर है। चलिए वर्ड नंबर हमारा 6, हम समझते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 6 से ये क्लियर हो गया है। वर्ड नंबर हम लोग 7 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 7 क्या है। चलिए वर्ड नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वर्ड नंबर 7 को देखते हैं। देखिए इसमें वर्ड डीम्योर है, इसको पढ़ेंगे ना, डीम्योर पढ़ेंगे। देखिए डीम्योर एडजेक्टिव है, डीमर नाउन था। देखिए यहाँ पर डीमर जो है वो नाउन है, लेकिन डीम्योर जो है ना एडजेक्टिव है। चलिए डीम्योर का मतलब क्या होता है, पहले आप ऐसा समझिए। डीम्योर का मतलब होता है शर्मीली, संकोची। ये किसी महिला या लड़की के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, ठीक है ना। इसका अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है शर्मीली, संकोची। अब शर्मीली और संकोची के लिए हमारे पास और क्या क्या सिनोनिम्स है, थोड़ा सा इसका सिनोनिम्स को देखा जाए तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्वाय, बहुत अच्छा वर्ड है, मॉडेस्ट, ठीक है ना। ये सब का मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर मॉडेस्ट है, कोई महिला मॉडेस्ट है, क्वाय है, तो इसका मतलब वो संकोची है ना, शर्माती है वो। तो इसका हिंदी जो होगा वो शर्मीली और संकोची होगा। दो अच्छे इसके सिनोनिम्स है, क्वाय और मॉडेस्ट। मॉडेस्ट तो आपको बार बार देखने वाला ये वर्ड है।
ये आपको बार बार देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बेशर्म, है ना, जिसको कोई तरह का शर्म ना हो। तो इसके लिए दो बढ़िया इसके लिए सिनोनिम्स है। ब्रेजेन, ब्रेजेन का मतलब बेशर्म। यदि कोई बहुत ही टॉप क्लास का ये वर्ड है ब्रेजेन, ब्रेजेन जरूर पढ़ना चाहिए। अगर कोई चीज को अगर आप ब्रेजेन वे में करते तो बिना शर्म का करते, कोई आपको शर्म नहीं है। अगर आप कोई चीज को ब्रेजेन वे में करते तो बिना शर्म का करते। चलिए ब्रेजेन, सेमलेस, सेमलेस, ठीक है ना। चलिए और इसका अगर हिंदी कहा जाए तो बेशर्म। हमको कहना है कि हम लिख सकते हैं एक सेंटेंस के तौर पर, सी इज अ डिम्योर यंग लेडी, सी इज अ डिम्योर, ठीक है ना। चलिए यंग लेडी, वो एक शर्मीली, है ना, महिला है। सी इज ए डिम्योर यंग लेडी। चलिए वर्ड नंबर हम लोग आते हैं 8 की ओर, देखते हैं कि हमारा 8वां वर्ड क्या है। देखिए हमारा 8वां वर्ड एक्सोटिक है, इसको पढ़ेंगे, एक्सोटिक पढ़ेंगे। और एक्सोटिक का मतलब होता है विदेशज। देखिए आपको पढ़ना है प्लांट और एनिमल। कुछ ऐसे प्लांट है, कुछ ऐसे एनिमल है जो कि वो विदेशज माने जाते हैं, है ना। उनकी उत्पत्ति जो है उस देश में नहीं हुई है जहां पर वो है। जैसे कि अगर बात करते हैं गाय के बारे में बात करते हैं, भारत में गाय की बहुत सारे ब्रीड्स है, बहुत सारे वेराइटियां है। तो जो जर्सी है वो विदेशज है और साहिवाल क्या देशज है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पेड़ है ना जो कि मूल उसकी उत्पत्ति भारत नहीं है, जैसे तंबाकू, जैसे चाय, है ना, इसका मूल भारत नहीं है। इसका मूल जो देश है ना वो भारत नहीं है। जबकि नीम भारत उसका मूल है, पीपल उसका देशज भारत है, ठीक है ना। बासमती चावल वो भारत का वो मूल वो प्रोडक्ट है। तो जो मूल प्रोडक्ट है वो नेटिव है, और जो मूल प्रोडक्ट नहीं है वो एक्सोटिक है। तो एक्सोटिक का इस्तेमाल करते हैं किसी एनिमल या प्लांट के लिए, और इसका मतलब होता है विदेशज। इसका सिनोनिम्स अगर लिखा जाए तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फॉरेन। चलिए तो देशज और विदेशज आपको 2 वर्ड पढ़ना है, ठीक है ना। देशज और विदेशज ये 2 वर्ड पढ़ना है। ये इस्तेमाल होता है किसी एनिमल के लिए या किसी प्लांट के लिए, ठीक है ना। चलिए अब इसका एंटो साइनो इसका क्या हम लिख सकते हैं, इसका सिनोनिम्स एक लिख सकते हैं फॉरेन, बस एक पढ़िए। और ये खुद अपने आप में एक्सोटिक एक बहुत बढ़िया वर्ड है। इसका एंटो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका एक और साइनो लिख सकते हैं नॉन नेटिव, जो कि देशज ना हो, ठीक है ना। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, नेटिव देशज। इसका एंटो जो हो जाएगा तो ये आपको देशज और विदेशज आपको 2 शब्द पढ़ने हैं। अब जैसे कि हमको कहना है कि जो जर्सी है वो गाय का एक विदेशज नस्ल है। जर्सी हमारे यहाँ का है नहीं, साहिवाल हमारे यहाँ का है। जैसे इसको कैसे लिखेंगे, जर्सी, इसको कैसे लिखेंगे, जर्सी इज एन एक्सोटिक, ठीक है ना। चलिए जर्सी इज एन एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काऊ। जर्सी जो है वो गाय का एक विदेशज नस्ल है। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 9 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं एक्सप्रेसली। हमारा जो वर्ड है ना वो है एक्सप्रेसली। देखिए एक्सप्रेसली का मतलब क्या होता है, साफ तौर पर, साफ शब्दों में। यदि कोई चीज को अगर आप एक्सप्रेसली करते हैं, साफ शब्दों में करते हैं, साफ तौर पर करते हैं, ठीक है ना, आप इसको कह सकते हैं साफ शब्दों में, है ना, स्पष्ट तौर पर, स्पष्ट तौर पर। चलिए अब इसका साइन ऑफ क्या हो सकता है, अगर यही बात कहना है साफ शब्दों में स्पष्ट तौर पर, तो हम कह सकते हैं क्लियरली। देखिए ये इसके सिनोनिम्स में लिख रहा हूं, एडवर्ब है, सॉरी ये हमसे गलत हो गया है। ये जो है ना एडजेक्टिव नहीं है, ये जो एक्सप्रेसली है ना वो सर एडवर्ब है, सॉरी, है ना। ये जो है ना एडवर्ब है, एक्सप्रेसली जो है ना वो एडवर्ब है। चलिए तो अब देखिए एडवर्ब है, एडवर्ब का साइनो एडवर्ब होना चाहिए। जो जिस कैटेगरी का है उसका सिनोनिम्स और उसका एंटोनिम्स उसी कैटेगरी में होना चाहिए। चलिए हम लिख सकते हैं एक्सप्लिसिटली, स्पष्ट तौर पर। हम लिख सकते हैं एक बहुत टॉप क्लास का वर्ड है अनइक्विवोकली, अनइक्विवोकली, है ना, स्पष्ट तौर पर। तो ऐसा कहने के लिए हमारे पास और भी शब्द है, ठीक है। चलिए अब हमको कहना है इसका यूज। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। एक्सप्रेसली फॉरबिडन आपको ये फ्रेज मिलेगा, साफ तौर पर मना किया हुआ, है ना। ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा एक्सप्रेसली फॉरबिडन। देखिए इसका जो इस्तेमाल इस रूप में ज्यादातर होता है, कोई चीज साफ मना किया गया है, साफ शब्दों में मना किया गया है, तो हम उसको कहेंगे एक्सप्रेसली फॉरबिडन। जैसे कि आप देखिएगा, आप सार्वजनिक क्षेत्रों में, है ना, मना किया गया कि आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। आपको साफ मना कर दिया गया, एकदम क्लियरली मना कर दिया गया कि साफ मना कर दिया गया है कि आप सार्वजनिक क्षेत्रों में, है ना, आप सिगरेट निषेध है। कैसे लिखेंगे, स्मोकिंग इज, इसको सिंपल सा भाषा में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, स्मोकिंग इज, ठीक है ना, एक्सप्रेसली फॉरबिडन, है ना, एक्सप्रेसली फॉरबिडन, ये साफ तौर पर मना किया गया है, ठीक है ना, एट पब्लिक प्लेसेस, एट पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। चलिए तो ये हमारा एक्सप्रेसली का यूज रहा। वर्ड नंबर 10 की ओर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए इम्पेचुअस, देखिए यदि कोई व्यक्ति अगर इम्पेचुअस है तो इसका मतलब है कि वो कोई चीज को ना आनन फानन में करता है और परिणाम का परवाह नहीं करता है, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो इसको करेंगे, अभी तो इसको करेंगे। जो परिणाम का परवाह ना करे और कुछ कर बैठे वो व्यक्ति इम्पेचुअस होता है, उतावला। आप इसको सरल भाषा में समझिए, उतावला। यदि कोई व्यक्ति अगर इम्पेचुअस है तो उतावला है। उतावला कहने का मतलब है जो परिणाम का परवाह ना करे। इसको तोड़ के लिखा जाए तो हम ऐसे लिखेंगे, जो परिणाम का परवाह ना करे, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो करेंगे, तो वो व्यक्ति इम्पेचुअस होता है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंपल्सिव, टॉप क्लास का वर्ड है ये। इंपल्सिव लोग भी ऐसे ही लोग होते हैं, है ना। इंपल्सिव लोग ही ऐसे ही लोग होते हैं जो कि परिणाम का परवाह नहीं करते हैं। चलिए इसका दूसरा साइनो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। रैश, बिना सोचे समझे, हैस्टी, जल्दीबाजी में लिया गया, ये सब इसके सिनोनिम्स है। इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है ना। इसका एंटोनिम्स हो सकता है कॉशस, आप सजग हैं, आप सचेत हैं, है ना। कंसिडरेट, आप विचार करके कोई काम करते हैं। चलिए तो इसका मतलब होता है सजग, विचार करके करने वाला, विचार करके करने वाला। चलिए ये होता है आपका कंसिडरेट। चलिए हमको कहना है कि एक दिन तुम अपने आनन फानन में लिए गए फैसले पर पछताओगे। आज जो तुम फैसला ले रहे हो आनन फानन में, एक दिन तुम इस पर पछताओगे। हमको इसी तरह से बात कहना है। कैसे इसको हम लिखेंगे? वन डे, एक दिन, वन डे यू विल रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना, है ना। यू विल रिग्रेट योर, चलिए कौन सा डिसीजन, है ना, इम्पेचुअस डिसीजन। एक दिन तुम अपने इस आनन फानन में लिए गए फैसले पर पछताओगे। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना। तो ये हमारा इम्पेचुअस रहा। वर्ड नंबर 11 की ओर मूव करते, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 11वां क्या है। वर्ड नंबर 11वां है हमारा इम्पेटस। देखिए इम्पेटस का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन, है ना। इम्पेटस का मतलब होता है गति, प्रोत्साहन, जो किसी एक्शन को दिया जाता है, किसी प्रोसेस को दिया जाता है, किसी एक्टिविटी को दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए इम्पेटस का अगर सीधा हिंदी लिखे तो प्रोत्साहन, गति, ऊर्जा, गति, ऊर्जा, ये आपका इम्पेटस हुआ। और ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं आता है, ये इस्तेमाल किसके लिए होता है? आप किसी प्रोसेस को ना एक प्रोत्साहन देते हैं, उसकी गति को बढ़ा देते हैं, किसी एक्टिविटी को प्रोत्साहन देते हैं, आप उसको और तेजी करने की कोशिश करते हैं, तो ये इस मामले में ज्यादातर इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मोटिवेशन, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मोटिवेशन, स्टिमुलस। बहुत टॉप क्लास का वर्ड है, स्टिमुलस बहुत टॉप क्लास का वर्ड है, ठीक है ना। चलिए इनकरेजमेंट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी चीज के लिए होगा, है ना, जो उसको गति प्रदान करेगा। देखिए आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। और बंगाल विभाजन ने क्या कर दिया? बंगाल विभाजन के पहले हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन नाम का कोई चीज नहीं था। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आप इसको देखेंगे कि 1905 के पहले स्वदेशी आंदोलन जैसा कोई चीज नहीं था। लेकिन जब ये बंगाल विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन समझिए कि जोर पकड़ लिया, एक तरह से उसको गति मिल गया, उसको प्रोत्साहन मिल गया। ये जो पार्टीशन बंगाल था, इसने आंदोलन को क्या दिया? एक तरह से प्रोत्साहन दिया, एक तरह से उसको गति दे दिया, ये गति पकड़ लिया, जोर पकड़ लिया। चलिए इसको हमको लिखना है, कैसे लिखेंगे? इसको हमको सेंटेंस के तौर पर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब पार्टीशन मतलब विभाजन, है ना। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, है ना, गेव दिया, ठीक है ना, या प्रोवाइडेड दिया। चलिए देने के लिए मैं गेव या प्रोवाइडेड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए फ्रेश, एक नया, है ना, एक नया ऊर्जा दिया। ए फ्रेश इम्पेटस, ए फ्रेश इम्पेटस टू स्वदेशी मूवमेंट, टू स्वदेशी मूवमेंट। इसका हिंदी क्या निकलेगा? अगर इसका अगर हिंदी की अगर बात किया जाए तो इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा कि पार्टीशन बंगाल, इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा? बंगाल विभाजन ने, ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन को एक नया ऊर्जा दिया, एक नया स्फूर्ति दिया, उसको नया इंकरेजमेंट दिया। तो ये हमारा रहा इम्पेटस। चलिए वर्ड नंबर आते 12 में, इंसेंटिव। देखिए इंसेंटिव ये भी प्रोत्साहन होता है, लेकिन किसी व्यक्ति को दिया जाता है ना, ये किसी व्यक्ति को दिया जाता है। इंसेंटिव किसी व्यक्ति के लिए है, ये किसी पर्सन को दिया जाता है। इसका भी मतलब होता है प्रोत्साहन, ठीक है ना। चलिए तो इसका भी हिंदी होता है प्रोत्साहन, लेकिन किसी पर्सन के लिए, ये आपको समझना होगा। देखिए दोनों में अंतर क्या है।
दोनों में अंतर यह है कि इम्पेटस हम किसको देंगे, कोई प्रोसेस को, कोई एक्टिविटी को गति देंगे। इंसेंटिव किसको प्रदान करेंगे, प्रोत्साहन किसको देंगे, किसी व्यक्ति को देंगे, ठीक है ना। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंकरेजमेंट, है ना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंकरेजमेंट, दोनों के सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना। चलिए इंड्यूसमेंट, चलिए इंड्यूसमेंट, और इसका हिंदी जो निकल कर आएगा वो होगा प्रोत्साहन, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए। आप देखते हैं इंश्योरेंस फील्ड में क्या होता है, इंश्योरेंस फील्ड में ना कंपनियां कहती है आप इतना बना के लाइए, हम आपको इतना पैसा देंगे। अब लोग पैसा पाने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वो बीमा लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का बीमा लेंगे, कंपनी उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा देगी। तो जो पैसा है उनके लिए क्या एक इंसेंटिव है ना, पैसा उनके लिए एक इंसेंटिव है। चलिए तो ये हमारा इंसेंटिव का यूज रहा। अब हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है ना प्रोलिटेरिएट, हमारा अगला वर्ड है प्रोलिटेरिएट। देखिए प्रोलिटेरिएट का मतलब क्या होता है, मजदूर वर्ग, है ना। आम जो लोग होते हैं ना उसको प्रोलिटेरिएट कहते हैं। इसको आप कहिए वर्किंग क्लासेस पीपल, ठीक है ना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वर्किंग क्लासेस पीपल, वर्किंग क्लास पीपल को हम लोग कहते हैं प्रोलिटेरिएट। और इसको अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको समझिए मजदूर वर्ग, है ना। मजदूर वर्ग को कहते हैं जो कमाएगा खाएगा पैसा स्वाहा, तो वो है प्रोलिटेरिएट, ठीक है। चलिए अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, वर्ड नंबर प्रोलिटेरिएट। अब इसका यूज अब होता नहीं है, किताब में जरूर ये वर्ड्स है लेकिन यूज अब होता नहीं है। ये अब धीरे धीरे यूज के ना लाइन से ये बाहर जा रहे हैं, हमें ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसका एंटो क्या हो जाएगा, चलिए अब मजदूर वर्ग का एंटो क्या हो जाएगा भाई, एरिस्टोक्रेसी, है ना, एरिस्टोक्रेसी। आप ऐसे समझिए नोबिलिटी, नोबिलिटी ये सब कौन है, ये कुलीन तंत्र है, राजशाही तंत्र है। आप ऐसा समझिए मजदूर का एंटो क्या हो जाएगा, राजशाही, कुलीन तंत्र। कुलीन का भी मतलब होता है ना, जो अमीर घराने के होते हैं ना वो कुलीन कहलाते हैं। तो ये हमारा रहा क्या कहते हैं, ये हमारा प्रोलेटारिएट रहा। वर्ड नंबर हम लोग 14 में आते हैं, सैलो। वर्ड नंबर हमारा 14 सैलो। सैलो का मतलब होता है पीला, पीला चेहरा या पीला रंग, है ना, जो कि बीमारी की वजह से होता है। पीला का मतलब यहाँ पर बीमारी का सेंस है। तो चलिए ये सैलो एडजेक्टिव है और इसको अगर सिंपली कहेंगे तो पीला, तो पीला क्या, पीला चेहरा या पीला जो शरीर पड़ जाता है रंग, है ना, क्योंकि आप स्वस्थ नहीं है इसलिए। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा येलोइस, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा येलोइस, पेल, है ना, इसको पैल पढ़ेंगे, पैल। चलिए पैलिड, इस सब का मतलब होता है पीला, लेकिन क्या आपका शरीर पीला पड़ गया, आपका चेहरा पीला हो गया क्योंकि आप स्वस्थ नहीं है। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, हेल्दी, स्वस्थ। इसका एंटो क्या हो जाएगा, हेल्दी, स्वस्थ। रोजी, है ना, लगता है कि शरीर में खून बहुत हो गया, लाल लाल एकदम शरीर होगा, है ना। हेल्दी और रोजी का मतलब आप समझिए कि एकदम लाल रोज की तरह आपका एकदम बॉडी रहेगा, है ना, लाल युक्त। लेकिन क्यों आपका ऐसा बॉडी है, क्योंकि आपका बॉडी में खून बहुत ज्यादा है। इसमें क्या है कि बेचारे का खून खत्म हो गया है तो शरीर पीला पड़ गया है। अब लंबा फीवर है, लंबा फीवर के बाद शरीर का कॉम्प्लेक्शन कैसा हो जाएगा, सैलो हो जाएगा। पेयर इसका कैसे बनेगा, सैलो कॉम्प्लेक्शन, सैलो फेस, है ना, सैलो कॉम्प्लेक्शन। चलिए कॉम्प्लेक्शन का मतलब रंग होता है। देखिए शरीर का जो रंग होता है ना उसका अंग्रेजी कलर नहीं होता है, उसका अंग्रेजी कॉम्प्लेक्शन होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। और सैलो फेस, इन दोनों ये इसी मामलों में सैलो का ज्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 15 में मूव करते हैं, देखते हैं कि 15वां वर्ड हमारा क्या है। ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साल्वेज, साल्वेज का मतलब होता है ना इज्जत, ये गरिमा बचाना, कोई चीज बचा लेना। साल्वेज का मतलब बचाना, बस आप ऐसा समझिए, साल्वेज वर्ब है। इसका सिंपल अगर हिंदी कहें तो बचाना, ठीक है ना। अच्छा चलिए अब इसका साइनो क्या हो जाएगा, इसका साइनो हो जाएगा आपका रेस्क्यू, सेव, रेस्क्यू या सेव, बचाना, ठीक है ना। चलिए इसका यूज कैसे करते हैं, देखिए साल्वेज क्या होता है, आप क्या क्या बचाते हैं। आप साल्वेज करते हैं ऑनर, आप इज्जत बचाते हैं, है ना, रिप्यूटेशन, आप किसी का गरिमा बचाते हैं। देखिए ये सब किस में इस्तेमाल होगा, शादी को भी बचाया जाता है, शादी टूट रहा है, ठीक है ना, डिवोर्स के कगार पर है, लेकिन आप शादी को भी साल्वेज करते हैं। अगर हमको कहना है लाज रखना, कभी आपने हिंदी सुना होगा, एक बार नहीं कई बार सुना होगा, लाज रखने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, लाज रखना, मान रखना। चलिए इस तरह से वर्ड है, मान रखना, इज्जत रख लेना। देखिए सब एक ही चीज है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये रखने का सर कोई अंग्रेजी नहीं है, रखने का मतलब साल्वेज है, बचा लिया आपको, है ना। लाज रखना तो कैसे लिखेंगे, साल्वेज, साल्वेज ऑनर, एक ही चीज है। चलिए मान रखना, मान का मतलब घमंड, गर्व, ठीक है ना, मान का मतलब गर्व, घमंड। साल्वेज प्राइड, देखिए कैसे लिखा जा रहा है, साल्वेज प्राइड, है ना। इज्जत बचाना, है ना। चलिए साल्वेज, लाज और इज्जत एक ही चीज है ना, एक ही चीज है,
ठीक है ना। तो इसके लिए भी आप ऑनर लिख सकते हैं, साल्वेज ऑनर। कहने का तात्पर्य क्या है मेरा कि आप ऐसे वर्ड के लिए, ठीक है ना, साल्वेज का इस्तेमाल करते हैं। रखने का मतलब यहाँ पर कीप नहीं होगा, रखने का मतलब यहाँ पर साल्वेज होगा। अगर हमको कहना है एक वाक्य के थ्रू थोड़ा इसको देखा जाए, ठीक है ना। कोहली ने टीम की लाज रख ली, टीम की लाज रख ली। चलिए, कोहली ने टीम की लाज रख ली, इसको कैसे लिखेंगे, कोहली, इसको कैसे लिखा जाए। चलिए, पास्ट टेंस है तो लाज रखने के लिए वर्ड क्या है, साल्वेज की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, साल्वेज्ड। चलिए, द ऑनर, लाज के लिए क्या वर्ड हम लोग देख रहे हैं, ऑनर, है ना। द ऑनर ऑफ द टीम, द ऑनर ऑफ द टीम, यही तो रहा साल्वेज का यूज। तो अगर आप कुछ को साल्वेज करते हैं, आप उसे बचाते हैं, वो अपने, है ना, शादी को बचाने की कोशिश कर रहा है। हमको कैसे लिखना है, डिवोर्स होने वाला है लेकिन वो नहीं चाहता कि डिवोर्स हो, हम कैसे इसको लिखेंगे, ही इज ट्राइंग टू साल्वेज, है ना, मैरिज, वो शादी को बचाने की कोशिश कर रहा है। चलिए, हिज मैरिज भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा साल्वेज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये हमारा वर्ड नंबर जो था, ये वर्ड नंबर 15, 16 में आते हैं। देखते हैं कि 16वां वर्ड क्या है। चलिए, 16वां वर्ड हमारा जो है वो है सर स्क्रप्लस। ये थोड़ा सा स्क्रप्लस देखते हैं। चलिए, स्क्रप्लस का मतलब क्या होता है, देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर स्क्रप्लस है तो सैद्धांतिक आदमी है, उसका एक सिद्धांत है। एक आदमी का कोई सिद्धांत नहीं होता है, जैसा आदमी देखेंगे वैसा बात करेंगे। एक आदमी का सिद्धांत होता है कि आदमी चाहे जो हो, हमें सभी आदमी से एक ही तरह से बात करेंगे। आप लोग कभी मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में एक सवाल आता है प्रॉफिट लॉस में, कि एक बेईमान बनिया है, वो 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम इस्तेमाल करता है, 1000 ग्राम के बटखारा की जगह पर 900 ग्राम का बटखारा इस्तेमाल करता है। अब वो जैसा आदमी देखता है वैसा वो बटखारा लगाता है। अब वो व्यक्ति कौन सा व्यक्ति होगा, इसका एंट हो जाएगा अनस्क्रप्लस, है ना, जिसका कोई सिद्धांत नहीं हो। ये आदमी देख करके काम करते हैं। लेकिन स्क्रप्लस वैसे लोग होते हैं, इनका अपना एक सिद्धांत होता है, सिद्धांतवादी होते हैं, हर स्थिति में अपने सिद्धांत को त्याग नहीं सकते हैं। चलिए, तो इसका जो हिंदी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक। इसका अगर हिंदी कहें तो सैद्धांतिक, ईमानदार, ठीक है ना, एक सैद्धांतिक और ईमानदार। चलिए, अब इसका थोड़ा सा इसका साइनो देख लेते हैं। इसका साइनो क्या है, तो इसका साइन होगा प्रिंसिपल्ड, इसका साइन होगा प्रिंसिपल्ड, ठीक है ना। चलिए, इसका साइन हो जाएगा ऑनेस्ट, फेयर। चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा, इसका एंटो हो जाएगा अनस्क्रप्लस, इसका एंटो हो जाएगा अनस्क्रप्लस। अनस्क्रप्लस वे लोग होते हैं ना जिनका कोई सिद्धांत नहीं होता है, ठीक है ना। आप इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं बेईमान, ठीक है ना। इनका जो हिंदी होगा वो बेईमान होगा। चलिए, वर्ड नंबर हम आते हैं। ये वर्ड नंबर हमारा जो था वो 16 था, साफ लिख देते हैं। चलिए, ये वर्ड नंबर हमारा 16 था। वर्ड नंबर 17 की ओर आते हैं। देखते हैं कि वर्ड नंबर 17 क्या, टेंजिबल। देखिए, टेंजिबल क्या होता है, देखिए, यदि कोई चीज यदि टेंजिबल है तो वो हमें दिखाई देता है, हम उसे महसूस कर सकते हैं, वो हमें नजर आता है, नोटिस किया जा सकता है। तो टेंजिबल एडजेक्टिव है ना, जिसे, है ना, महसूस किया जा सके। टेंजिबल का मतलब क्या है, जिसे महसूस किया जा सके, जो नजर आए, जिसे महसूस किया जा सके, जो नजर आए, है ना, जो नजर आए वो टेंजिबल होता है। आप ऐसा समझिए, टेंजिबल का इसका साइनो क्या हो जाएगा, इसका साइनो हो जाएगा पाल्पेबल, इसका साइन हो जाएगा पाल्पेबल, नोटिसेबल। चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा, इनटेंजिबल। आप लोगों ने कभी मूर्त और अमूर्त सुना होगा, बस वही ये चीज है, इनटेंजिबल, है ना। चलिए, जिसे महसूस ना किया जा सके, जिसे महसूस ना किया जा सके, वो चीज इनटेंजिबल होता है। बस आप केवल इतना समझिए। और हमारा जो 18वां वर्ड है इस चैप्टर का लास्ट वर्ड है वो है आपका सर भाई। भाई का मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा करना। अगर आप किसी से भाई करते हैं, आप उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं, आप उसको टक्कर देते हैं। प्रतिस्पर्धा करना, टक्कर देना, प्रतिस्पर्धा करना, टक्कर देना, सॉरी, करना नहीं, ठीक है ना। चलिए, टक्कर देना, तो ये आपका हो गया भाई। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंटेस्ट, कंटेस्ट, कंपीट। चलिए, तो बच्चों, आज के हमारा वीडियो सेशन में ये हमारी बात हुई लेसन 9 को लेकर के। इसमें जो भी वर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। आपको वो, अगर आप रिटन टेस्ट में कुछ पढ़ते हैं, आपको वो बार बार मिलने वाला है। स्पोकन में भी कई वर्ड्स इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं, जैसे साल्वेज, जैसे कि कॉम्पेंसेट,
जैसे कि हम लोगों ने वर्ड पढ़ा है डिम्योर, ये सारे वर्ड्स जो यूज के वर्ड्स है। ऐसा नहीं कि इस पर मेहनत करना आपका व्यर्थ होगा, कभी नहीं होगा। चलिए, तो आगे के वीडियो में ये जो हार्डविक का जो सीरीज है इसका ये वीडियो जारी रहेगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।